नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कतर का दौरा किया और कतर में उनकी मुलाकात अहम लोगों से हुई, वहाँ के हुक्मरान से हुई, अमीर कतर से हुई और बहुत बड़ा जो है वो हमारी तरफ से डेलीगेशन गया था। उम्मीद और तवक्को करते हैं कि वहाँ से अच्छी ख़बरें आ भी रही हैं और आगे भी आएँ। कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ के डायनेमिक हैं, वहाँ पे कतर थोड़ा सा उनसे हट सा गया था और बाकी जितने जीसीसी के ममालिक थे वो एक तरफ हो गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता कतर और दीगर अरब ममालिक के दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात पैदा हो गए हैं। ये बहुत खुशाइन बात है और पाकिस्तान के तो कतर के साथ अच्छे ही ताल्लुकात हैं, माजी में भी रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उम्मीद यही करते हैं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बने। कतर के पास बेइंतहा पैसा है, पर कैपिटा जीडीपी के अंदर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अंदर उसका शुमार होता है। बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर अरबोपति हैं, बिलियनियर्स हैं डॉलर्स की टर्म्स के अंदर, और कतरी पाकिस्तान को पैसा देना भी चाहते हैं। हमें पैसे ले भी लेने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो भी पेमेंट दे रहा हो पेमेंट पकड़ लें, बाद में काम करना ना करना ये हमारी मर्ज़ी है, ये तो हमारा शिवारा है। पहले भी आपको पता है अरब लोगों ने $1.5 अरब दिए, हमने पकड़ लिए। उन्होंने बोला काम करो, हमने कहा हम नहीं करेंगे, काम तो हम करते ही नहीं है कोई भी। तो अब उसमें हम फंस गए। इसलिए जो भी कमिटमेंट करनी है इस दफ़ा उसको लिव अप टू करना है। आपको पता होगा कि वो हमें, उनके पास नोटू बहुत हैं, कतरियों के पास भी बहुत हैं नोटू, कुवैतियों के पास भी बहुत हैं नोटू, सऊदी अरब वालों के पास भी बहुत हैं नोटू, यूएई वालों के पास भी बहुत हैं। आप जितने उनसे, बहरीन वालों के पास भी बहुत नोटू, यकीन करें भरा पड़ा है, पैसा ही पैसा है उनके पास। ओमानियों के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन कतरियों के पास ख़ास तौर पे जो है ना बहुत पैसा है और हम उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि वो हमारी एविएशन इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि लगे हाथों पीआईए से जान छुड़ा लो। यकीन करो ये बड़ा अच्छा मौका होगा पाकिस्तान के लिए कि पीआईए, यकीन करें, सफ़ेद हाथी भी है और सफ़ेद हाथी का गोबर ना लेपने का, ना पोतने का, ना किसी और काम में आने का। ये पीआईए, यकीन करें, खून निकाल के इस मुल्क का खाली कर देगी हमें। इनकी, यकीन करें, जब बंदा इनकी एयर पीआईए के जहाज़ में एंटर होता है ना, ऐसे लगता है ओल्ड पीपल होम में आ गया है। बुज़ुर्गों के लिए ख़ास घर बनाए ना, ऐसे समझे आपको ओल्ड पीपल होम में आ गए। सारा घरेलू माहौल भी मिलेगा आपको, है ना, सब खाला फुप्पी जैसी एयर होस्टेसेस होंगी, है ना, ऐसा माहौल, घरेलू सा माहौल होगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे वो भी उखड़ के पानी पिलाते हैं ना रिश्तेदार जो होते हैं करीब के। मैं तो लोगों को बचाता हूँ, कहता हूँ करीब के रिश्तेदारों के नेड़े नहीं लगा करो, वो बाद में बात करते हैं, अभी पहले पीआईए की बात करें। घरेलू माहौल बना होता है, पानी मांगे तो खाला मुंह बना रही है, पानी मांगे तो फुप्पो मुंह बना रही हैं, है ना। तो पीआईए से जान छुड़ा लो इसी हाथ। मैं बता रहा हूँ गोल्डन मौका है, ये कतरियों को चिपका दो, उनका हंसता बोसता मुल्क खराब हो जाएगा। पीआईए ने सॉरी, मैं मजाइया आजकल होना नहीं चाह रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है ये सब कुछ। यकीन करें, मैं आपको बताऊं पीआईए के पास जो असासे, जो बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज़, लेकिन वो सब यादें माजी। अब आपने मुस्तकबिल के हिसाब से चलना है। एविएशन इंडस्ट्री तो ऐसी बुरी है कि पिछली दफ़ा जब एविएशन इंडस्ट्री में झटका आया था, स्विस एयर तक बैंकरप्ट हो गई थी। 2008 में जब झटका आया तब भी बहुत, वो तो खैर झटका था ही, पूरी दुनिया को ही लगा, लेकिन उससे पिछला जो झटका था उसमें देखो बड़ी एयरलाइनें गई। अभी भी आप देखो कितनी एयरलाइनें बैंकरप्ट हो गई। हमारे यहाँ तो सिर्फ करप्ट होती हैं ना, वहाँ पे बैंकरप्ट भी हो जाती हैं। तो मेरी ऐसी राय ये है कि दे दो यार कतरियों को, मैं कहता हूँ दे दो, जान छुड़ाओ पीआईए से वंस इन फॉर ऑल। वैसे भी जहाज़ का सफ़र अच्छा नहीं। इसी से अब आगे चलते हैं। आगे कतरी हमें गैस दे सकते हैं, गैस का सौदा लो। ये पीआईए तो ऐसी चीज़ है, यकीन करो, मैं कहता हूँ पैसे दे के कोई आपसे ले ले तो बड़ी बात है। ये ऐसा सफ़ेद आती है यार, मैं आपको बताऊँ, ये आप इनको अगर प्राइवेटाइज करने की कोशिश करोगे ना, ये फायरिंगें करेंगे, मारेंगे, क्योंकि ये अयाशी पसंद हो गए।
ये सर अय्याशी पसंद है। ऐसी आपको मज़ेदार किस्म की एयरलाइन कहाँ मिलेगी जहाँ जिन लोगों को ग्राउंड स्टाफ का हिस्सा होना चाहिए वो जहाज़ पे सर्विस दे रहे हैं, और जिनको जहाज़ में होना चाहिए वो ग्राउंड स्टाफ में लगे हुए हैं, है ना। मैं ये नहीं मैं देखो मैं मजाकिया कहता हूँ, लेकिन PIA वाले भी इंसान हैं। अच्छी बात है कि उनको मौका मिलेगा, अगर कतरी आएंगे नोटू लगाएंगे अच्छी चीज़ें होंगी। ये वाला जहाज़ तो खैर हमारा बोइंग जंबो 747 है। एक ज़माने में शान होती थी यार, अमेरिकन पाकिस्तान को बहुत लाइक करते थे, अभी भी लाइक करते हैं, हम उन्हें लाइक नहीं करते। देखिए मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, खान साहब आप भी मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब तो मेरी बात सुनते ही हैं। सर ये ज़िद छोड़ दें, ये अरे ओए देख लूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे ये वो, ओए अमेरिका ओए फलां, ये छोड़ दें खान साहब। अमेरिका जो है ये बड़ा काम का मुल्क है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अमेरिका की दोस्ती चीन की दोस्ती से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये लोग नोटू भी देते हैं, बिजनेस भी लगाते हैं आपके मुल्क के अंदर, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं, और ख़ुशी से रल मिल के रहते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि अच्छा आप मुझे बताओ, हमारा पाकिस्तानी जब भी अमेरिका जाता गोरी से शादी करके आता है, चाइना जाता है चाइनीज़ से शादी क्यों नहीं करके आता, है ना। दुबई जाता है अरब से शादी क्यों नहीं करके आता। अरब तो खैर मुँह ही नहीं लगाते ना हमें, वो तो हमें समझते ही कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं जी पाकिस्तानी। आप लोग ही कहते रहते हैं अरे ओए हम छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बताओ कौन से तुर्क आपसे शादी करते हैं, तुर्क आपसे शादी करते हैं, तुर्की की जितनी लड़कियां होती हैं वो प्रेफर करती हैं, कहती हैं पाकिस्तानी लड़के अच्छे होते हैं। बाकी आप बताओ दुनिया में अमेरिकन के अलावा और गोरों के अलावा आपसे शादी कौन करता है। अफ्रीकन से आप नहीं करते, कहते हो काली हैं, या आपकी सोच है ना। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस मुल्क के साथ आपका बॉन्डेज है, किसके साथ आपका रिलेशन है। अमेरिका आपको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है, आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाओ ना, आप उनके साथ दोस्ती करो, फायदा है। बच्चे पढ़ाने अमेरिका भेजने, यूके भेजने, और जब आपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनानी है तो खरीदना भी माल उन्होंने ही आपका है, और कौन खरीदता है आपका माल। चाइना वाले आपका माल वाल कोई नहीं खरीदते, अमेरिकन खरीदते हैं, हम चाइनीज़ का माल खरीदते हैं। कोई बुराई नहीं इनसे दोस्ती रखने में। फाजिल मेहमान तो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुख्तसरन एक बात करना चाहूँगा। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत ही संजीदा मसला है। इंडस बेसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल वाटर रिसोर्स दैट इज़ थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ये हमें जानना है कि दरिया सिंध इस वक्त पानी का वो ज़ख़ीरा है जो मुतासिर हो सकता है वक्तन फ़वक्तन मौसमियाती तब्दीली से। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस इशू पर बहुत गुफ्तगू हुई है, काफ़ी अरसे से ख़तरे की घंटी वो बजा चुके हैं। ये मत भूलिए कि पाकिस्तान मुनफरिद मुल्क इस हिसाब से है कि यहाँ पर ऊंची पहाड़ों की चोटियाँ भी हैं और गहरे समुंदर भी। ये पाक स्टडीज़ तक महदूद गुफ्तगू नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के दूसरी सबसे ऊंची दुनिया की जो पहाड़ी चोटी है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। कराकोरम का सिलसिला मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन ये याद रखें कि उसकी तारीख़ी, जोग्राफियाई, सियासी और मुआशी हैसियत अपनी जगह पर मौजूद है। ये पहाड़ों की चोटियों पर मुंजमद या जमी हुई बर्फ़ मौसमियाती तब्दीली के साथ पिघलती भी है, इसकी वजह से सैलाबी कैफियत भी पैदा हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली बुनियादी तौर पे इंसानी अमल की वजह से सामने आ रही। पाकिस्तान में हमने कुदरती तौर पर जो जंगलात हैं जो अपनी जगह बना चुके थे उनको काट काट कर ज़राई ज़मीन बना दिया है, और अब मामला दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब अकील करीम डेडी साहब। आपको वेलकम करता हूं सर शो में। अकील करीम डेडी साहब, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान जो है वो आप देख रहे होंगे कि 2 दिहाइयों से एनवायरमेंटल और डिज़ास्टर्स के साथ साथ सैलाब ख़ास तौर पे उससे मुतासिर हो रहा है। बरसात का मौसम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस तबाही की वजह से जानी और माली नुकसान बहुत हद तक हो रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप अपना तज्ज़िया भी पेश करें और जायज़ा भी पेश करें। वहाँ के लोग
बहुत तकलीफ में है, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है ऐसे अपने तौर पे तो कर सकता है वो निकले, क्योंकि लोगों को हमारी जरूरत है। और अल्लाह ताला ये है कि हम वैसे भी गुनहगार लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका है, तो वो मौका ये है कि आप लोगों की मदद को पहुंचे। और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2005 के जलजले में भी मैंने देखा था कि जब जलजला आया था और जो तबाही हुई थी तो सारी पाकिस्तानी को इकट्ठी हो गई थी। तो मैं इंक्लूडिंग सियासतदान, सियासी वर्कर जो अपने अपने इलाकों की कन्वेंसिंग पे निकले हैं, सारे लोग ये काम बंद करें और जो बेचारे लोग तकलीफ में उनकी मदद करें। और जितना हो सकता है हम लोग भी अपने तौर पे काम करना शुरू कर सकते और हर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से भी रिक्वेस्ट है और सियासतदानों को भी रिक्वेस्ट है कि एक हफ्ते के लिए सारे इख्तलाफात छोड़ें और इन लोगों की मदद करें। इनकी दुआओं के सदके अल्लाह हमारे मुल्क को खुशहाल ले आएगा और यही मौका है। और सारी मीडिया चैनल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने राइट टाइम राइट बात कहलवाई, उसका भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी टॉपिक पे अगले 2-3 लोगों को इकट्ठा करें ताकि लोग जो बेचारे बेघर हुए हुए लोग जो खाने पीने के लिए उनके पास चीजें नहीं है वो उन तक पहुंचे। आपकी इस कॉल के ऊपर मैं भरपूर कोशिश करूंगा, आप भी पुष्टपनाही कीजिएगा और सरबराही भी कीजिएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें और जो है इमदाद करें अपने भाइयों की जो इन बारिशों की वजह से मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर बड़ा एक अहम मसला है अकील करीम डैडी साहब, वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। हमें ज़्यादा क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट पैदा करनी है। माजी के अंदर भी हुकूमतें और मौजूदा हुकूमतें भी एनवायरनमेंट की तरफ कितनी डेडिकेट होनी चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। देखें, एनवायरनमेंट तो सबको पता है, मसला इसका है कि हमें वो बना नहीं रहे, वरना यही रहमत बन सकती है। लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते कि जो रहमत है उसको रहमत में तब्दील करें। यही पानी आपके काम आ सकता है, जो आज आपको नुकसान पहुंचा रहा है कल ये आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो हमें अब सोचने की जरूरत है और जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि लाहौर साइड पे वाटर रिजर्व काफी बनाए गए थे जिसकी वजह को काफी फायदा हुआ है। उसी को हम आगे लेके चले और इस क्षेत्र में भी हर जगह हमारे पास जमीन हमवार जमीन बेताशा पड़ी हुई है। वाटर रिजर्व अगर आप बना लेंगे तो ये पानी जमा हो जाएगा और फिर हमें फसलों के लिए काम आएगा। तो ठीक है, मौसमियात तब्दीली तो सबको पता है हो रही है, लेकिन उसका हमें फायदा उठाने की जरूरत है कि किसी हद तक तो हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन खैर ये बारिश से तो बहुत ज्यादा हुए और इसमें जो नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ कि हम कोशिश करें कि ये नुकसान लोगों को कम से कम, अगर ये कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद भी आएगी। जब हम निकलेंगे तो मदद ऑटोमेटिक आएगी, सब बेहतर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पे हमने देखा है हर चंद साल के बाद पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब की वजह से तबाह हो जाता है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त कराची का राब्ता क्वेटा से और गवादर से जुज़वी रह गया है क्योंकि जो बाकायदा रास्ता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्टर्ब हो गया। कुछ अर्सा पहले हमने देखा हाईवे पर भी पानी आ गया, मोटरवे पर भी पानी आ गया और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी जो पाकिस्तान की इनलैंड ट्रेड है वो मुतासिर हो रही है। पता नहीं कितना रोडों का नेटवर्क तबाह हो गया। तो सर ये अगर इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? मैं सिर्फ ये आपको कहूँगा, कोई टाइम खत्म हो गया था और उसके देखा था वो कमांडर माशाल्लाह वो निकले थे, अल्लाह की राह में निकले थे, तो उसकी मदद के लिए निकले थे के साथ और एक्सीडेंट हुआ तो ये मदद भी ज्यादा दर्जे की बात कहलाती है। और इसके कदम पे हर आदमी को निकलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए बाहर। बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। तो
जो है ना मुतमईन भी होगा और आप उम्मीद भी है। बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया और पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। खैर संजीदा बात करता हूँ, मुज़हका खेज़ बात करता हूँ, मज़ाहिया बात करता हूँ तो आप सुनते हैं, संजीदा बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं उन नुक्तों को उठा रहा हूँ जो इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह मवासलात का निज़ाम, इस पर सवाल मैंने उठाया। खैर बड़े एहसन अंदाज में AKD साहब ने जवाब तो दिया, ज़ाहिर बात है पाक अफवाज की कुर्बानियों को सलाम। लेकिन आप देखिए रोड नेटवर्क भी पाकिस्तान का इस नोयत का है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना मुश्किल है, कहीं कहीं नामुमकिन है। अब आप बातें करते हैं लोगों को, देखें इतना अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों में डिस्को डांस नहीं किया जितना आप लोगों ने CPEC के ऊपर डांस कर लिया। गवादर 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 गवादर। लेकिन आज अगर मैंने गवादर जाना है तो रोड के ज़रिए मेरा गवादर जाना बहुत मुश्किल। ज़मीनी रास्ता बीच में से डैमेज हो गया है, अब मैं डिटूर लेकर जाऊंगा। अंग्रेज़ आएगा ना, वो आप जितना बड़ा मामू नहीं है, आप समझ जाएं, सब्स्टिट्यूट मामू फॉर एनी वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, आप समझ जाएं आप लोग क्या हैं। तो बुनियादी बात ये है कि अब वो कहेगा साहब कि ये किस टाइप के लोग हैं कि इन्होंने अपनी चप्पलें तोड़ दी नाच नाच के CPEC और गवादर के पीछे, और इनके मुल्क के अंदर रब्तो ताल्लुक ही टूट गया। इनका सबसे बड़ा अहम आबादी वाला शहर कराची, वहाँ से गवादर जाना बहुत ही मुश्किल काम है, कोयटा जाना बहुत मुश्किल काम। क्यों? आपका रोड नेटवर्क नहीं, आप ना बोलते बहुत हैं। सबसे बड़ा हमारी पाकिस्तानी कौम का मसला जो है ना, हम बोलते बहुत हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। हम एक्शन करने की हम में सलाहियत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कराची तक खैबर जगह जगह धक्के खाए हैं और मैंने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए मुझे पता है इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इनहेरेंट। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, बेसिकली क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, मोटरवे बनाया, और जिसके लिए बिल्कुल सलाम भी पेश करना चाहिए। लेकिन आप देखें सैकड़ों साल पहले शेर शाह सूरी की बनाई GT रोड, जिसे आप नेशनल हाईवे कहते हैं, ये आज भी बहुत सारे मसाइल से बची रहती है। क्यों? क्योंकि देखें साल हर साल से जो पानी ने अपने लिए खुद रास्ता तराशा था ज़मीन के अंदर, उसने उसको छेड़ा नहीं, नेचुरल ड्रेन्स को नहीं छेड़ा, जो नेचुरल रूट है उसको फॉलो की। और मैं आपको दोबारा से ये कहूँगा कि ये गवादर का डिस्को डांस आप बंद कर दें। इस खित्ते बल्कि सारी दुनिया के कदीम तरीन साहिली शहर का नाम आज कराची की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। इससे पहले माजी के अंदर इसी शहर का नाम बारबेरी कौन था, कराची का। बारबेरी कौन का शहर जो है तकरीबन अभी जहाँ ये कुरंगी वाला गोल्फ कोर्स है एयरफोर्स वालों का, एयरमैन गोल्फ कोर्स, ये तकरीबन ये जगह थी शायद, या डिफेंस का फेज़ 8 होगा उसके आसपास। ये जो जगह है बारबेरी कौन, ये कदीम शहर है, बहुत पुराना। आप समझ लीजिए कि ये को तकरीबन 3000 साल पुराना शहर है, और जितनी तिजारत होती थी इस खित्ते में वो यहीं से होती थी, बारबेरी कौन के शहर से। अब ये शहर कहाँ था एग्जैक्टली, ये लोकेशन तो नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे दीबल था वहाँ पे था, यानी केटी बंदर। कोई कहता है साहब ये भंबोर के शहर के पास था, यानी पोर्ट कासिम के पास था। अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये तारीखी जगह है जहाँ से तिजारत होती थी। जो भी जगह थी कराची के आसपास ही थी, ये मैं बता दूँ आपको गारंटी। गवादर शवादर नहीं था वो, ठीक है। जो इसेंशियल आपके यहाँ पोर्ट सिटी है वो कराची है, इसको सिक्योर करो, इसको सारे शहरों के साथ कनेक्ट करो। गवादर भी अगर डेवलप करते हो 100 बिस्मिल्लाह आप कनेक्ट करो। लेकिन यह याद रखो कि कराची की अपनी एक तारीखी और इकोनॉमिक और ट्रेड सिटी के तौर पर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इंटरनेट पे जाके गलत मलत चीज़ें ढूंढने के बजाय आप कराची शहर की तारीख खोल लो, बारबेरी कौन की अहमियत खोल लो। इस तक के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिकंदर बादशाह जब वापस जा रहे थे यूनान और मखदूनिया, तो वो यहीं से वापस जाने के इरादे में आए थे। मैं जा रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर, ये मैं जा रहा हूँ, 5वां गियर लगा हुआ है, स्पीड है मेरी सही है तकरीबन 100-110। पीछे क्या देखता हूँ, एक गाड़ी आई, लाइटें मारती हुई, हॉर्न मारती हुई, तेज़ 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 तेज़, फास्ट लेन में मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ गया। मैंने कहा यार शायद इसको बहुत जल्दी हो, है ना, इसके किसी रिश्तेदार की शादी हो या गाड़ी में कोई ऐसा इमरजेंसी हो। मैंने फ़ौरन इंडिकेटर देकर सेंटर लेन में आ गया।
ये बंदा फास्ट लेन में आया और उसके बाद फिर एकदम स्लो लेन में चला गया। मैं जहन में सोच रहा हूँ कि यार क्या मसला हुआ। खैर मैं चुपचाप, मैंने फिर इंडिकेटर दिया, मैं फास्ट लेन में आ गया, मैं फिर जा रहा हूँ। वही स्पीड 100, 110, 120 की स्पीड होती है लिमिट तेज़ गाड़ी के लिए, जो गाड़ी होती है उसके लिए, हाईवे व्हीकल के लिए शायद 110। फिर जा रहा हूँ इसी तरह पीछे फास्ट लेन के अंदर मैंने क्या देखा, एक और बंदा आया पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा, टी टी पी पी लाइटें मार रहा तेज से। मैंने कहा यार इसने भी शायद निकलना है। मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया, फिर जगह दी, मैंने कहा भाई आप चले जाओ, ज़्यादा आपको जल्दी होगी। आगे गया, फिर लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और स्लो लेन में हो गया। मैंने फिर जहन में सोचा कि यार ये इनके साथ मसला क्या है। फिर मुझे पता लगा ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है, ये कौम पागल है, ये कौम। फिर मुझे पता लगा भाईजान ये पागल है, इनको प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। बस उसको प्रॉब्लम ये थी कि मेरे आगे गाड़ी क्यों है, मैं आगे क्यों नहीं हूं। फिर वही हरकत की। देखे ना, ये मैं जो आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं ना, ये 4 मुल्कों में आपको मिलेगी भाई। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते। इनमें ये वाली बीमारी है, मेरे से आगे क्यों है। जो आदमी, यकीन करो मेरे साथ कराची शहर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मैं जा रहा हूँ आराम से, पीछे से कोई आएगा हॉर्न बजाएगा, हॉर्न पागलों की तरह हॉर्न, शारा फैसल, मेन शारा फैसल पे, कि किसी तरह मेरे से आगे निकल जाए और लेना उसने लेफ्ट टर्न होगा। आप सबके साथ हुआ है ना ये। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ऐसे संगीन जहनी अमराज के शिकार कौम कभी तरक्की कर सकती है? यानी वो अपना रास्ता भूल जाते हैं दूसरे को ओवरटेक करने के लिए। आप सबके साथ हुआ है अंकल, आपने या तो किया है, आपके साथ हुआ भी है। सही बात है ना, आप देख रहे प्रोग्राम बड़े गौर से और सोच रहे हैं कि हाँ यार ये मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ हुआ भी और आपने किया भी है, क्योंकि ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज है जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये कौम इतनी जल्दी में है लेकिन पहुंचना इसने कहीं भी नहीं है। मैशत भी इसी चीज का शिकार है, पहुंचना कहीं नहीं है इस कौम ने, लेकिन जल्दी में है। आप चेक करें, जो भी सड़क पे होगा जल्दी में होगा, लेकिन हर आदमी लेट पहुंचता है। यह मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। ना इनको वक्त की कदर है। लोग बोलते हैं पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की नहीं करता, मैं कहता हूं इनको वक्त की कदर नहीं। कब मुलाकात करनी है? सेकंड हाफ में। मैं कहता हूं सेकंड हाफ कौन सा भाई, कौन सा टाइम क्या है? सेकंड हाफ तो बहुत लंबा होता है। आप देखिए सुबह में, पंजाब का तो मैं नहीं बोलता, पंजाब में लोग जल्दी जाग जाते। कराची शहर में लोग मुझे कहते हैं यार आप मॉर्निंग में अर्ली आ जाइएगा। मैं कहता हूँ ठीक है सर, 7:30 बजे आ जाऊँगा। नहीं नहीं, 11:30 बजे अर्ली आ जाइएगा, अर्ली। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह के मसाइल का शिकार कैसे। और ये जो अभी मसला पानी का है कि पानी जमा नहीं कर पा रहे, आप देखें मैंने बचपन में एक लतीफ़ा सुना था। शेख चिल्ली दरिया के पास बैठा हुआ परेशान, उसके पास से एक मेरे जैसा आदमी गुजरा, अली नासिर। अली नासिर ने शेख चिल्ली से पूछा हाँ यार क्या बात है, क्यों परेशान हो? कह रहा गला खुश्क हो रहा है। हैं बिल्कुल जैसे हमारे एक आजकल जो एक क्या नाम यार उसका, वो जो इस तरह कर रहा था, तबीयत सांस नहीं आ रहा। इसी तरह शेख चिल्ली कह रहा था कि मुझे प्यास लग रही है। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार दरिया पास है, पानी पी ले। कह रहा गिलास नहीं मिल रहा, गिलास नहीं मिल रहा, पानी कैसे पीऊँ? शकील रामे साहब मुल्क के मारूफ मईशत दान हैं, शो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। तमसील निगारी और मुज़ाहिका खेज अंदाज के अंदर मुल्क के मसाइल बयान कर रहा था। तो रामे साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा भी आपसे ये बात हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर की और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस दफ़ा देखें कि डिलेबिटेट हो गया। दिस इज़ आई थिंक द सेकंड और थर्ड टाइम विद इन दिस डेकेड एंड हाफ के इस तरह से हुआ है। मवासलाती राब्ते शहरों के दरमियान टूट गए हैं। इन पंजाब द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेटर, बट आई कैन अश्योर यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़ एज वेल एंड मस्ट हैव सीन ऑन TV एज वेल, कराची गवादर connection is now partial, Karachi Quetta is now partial. Even on highway and motorway we are facing some problems. Many cities are now facing flood-like situation in Sindh, and some areas of southern Punjab, even central Punjab are facing a problem. तो सर ये अगर हैबिचुअल प्रॉब्लम है तो क्लाइमेट चेंज को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे? जी देखिए, हमने तो बड़ी देर से इससे बात कर रहे थे, क्लाइमेट कंपैटिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं, क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट में। देखो उसमें शुरू में थोड़ा सा बड़ा खर्चा नजर आता है, मगर उसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि वो उस खर्चे से बहुत ज्यादा होता है। मतलब इस तरह अभी अब रोड की बात करें, फिर एक स्कूल की हम बात करें
जो एक स्कूल जो कि खत्म हो जाता है उस पर आपने 1 लाख लगाया था, अगर 1.5 लाख लगा के उसको क्लाइमेट कंपैटिबल बना देते उस वक्त शायद आपको नजर आ रहा था कि 1.5 लाख हो जाएगा, लाख से तो बड़ा नुकसान हो रहा है। मगर जब आपको 2 साल बाद 3 साल बाद जो इम्पैक्ट आया है आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, आप शायद आपको 3-4 लाख में बनाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन जो होती है कि वो इसमें आप देख के करते हैं कि रिस्क एनालिसिस क्या है और उस रिस्क को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं तो उससे हमें बचत क्या हो सकती है। तो ये चीज तो हम बड़ी देर से कर रहे थे। तो मगर आपको पता है कि लास्ट गवर्नमेंट भी जो भी गुजरी है, जो कि क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी दावेदार थी, उन्होंने भी रियल चीजों में ध्यान नहीं दिया। वो भी बात जिस समय के लिए जनाब के दरख्त लगाना इतना क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर क्लाइमेट कंपैटिबल एग्रीकल्चर पे बात नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, राइडरों ने एक न्यू सेंटर बनाने शुरू कर दी। इस तरह की जो चीजें ना हमारी पॉलिसी मेकिंग में वो हमें कास्ट कर रही हैं, तो जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारी एक्सपेक्टेशन, मैंने इसलिए पिछली गवर्नमेंट का जिक्र किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये क्लेम कर रहे थे कि एनवायरनमेंट बहुत क्लाइमेट फ्रेंडली है, तो इसमें हम सोचे थे कि क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे। टुडे आई एम बिट शॉर्ट ऑन टाइम और बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं बात जारी रखता, लेकिन क्या करूं, वक्त मेरे पास आज बहुत ही मुख्तसर है। मैं कोशिश करूंगा शकील रामे साहब को आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से लूँ। बड़ा अहम नुकता उन्होंने उठाया है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।